So we will move ahead with the next topic. So just for a very quick recap, हमने लास्ट टॉपिक में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे, लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे, यू शुड क्विकली टेल मी. तो लास्ट जो हमारा कल का जो लेक्चर था उसमें व्हाट वी हैव सीन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. एक वायर में करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है, तो सेकेंड वायर विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट. सेकेंड वायर will experience force due to field of first. मतलब B1 L2 I2 sin theta. याद है ना, B1 I2 L2 sin theta. sin theta की वैल्यू 1 आती है यहाँ पे. तो B1 I2 L2, B1 होता है म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई और I2 L2 इज L, तो ये होता है म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 पाई. सिमिलरली सेकेंड वायर में जो करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसमें पहला वायर है, तो फर्स्ट वायर विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड. तो B2 I1 L1 sin थीटा, वापस sin थीटा की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ पे B2 की वैल्यू आती है म्यू जीरो I2 अपॉन 2 पाई ए. I1 तो I1 है और L1 इज L, तो म्यू जीरो I2 I1 L अपॉन 2 पाई ए. तो दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है सेम. फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों होता है म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 पाई. ये टोटल फोर्स है पूरे वायर पे. अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है तो सिर्फ लेंथ को डिवाइड कर दिया था हमने, तो फोर्स अपॉन लेंथ दैट इज म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ. इसके बाद हमने देखा था, अगर याद होगा तो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर. तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है इन जनरल म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस एंड थीटा इज द एंगल. तो ये दोनों चीजें याद होगी तो अगला कुछ समझ में आएगा. तो टुडे आवर टास्क इज टू फाइंड आउट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन सर्कुलर लूप. एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, axial magnetic field produced by current in circular loop, है ना, ये है ना axial magnetic field produced by current in circular loop. बहुत इजी टॉपिक है. हमारे पास एक लूप है और मैं यहाँ पे थ्योरी ऑलमोस्ट नहीं लिखने वाला हूँ, तो यू शुड पे प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि जरूरत नहीं है ज्यादा थ्योरी लिखने का यहाँ पे, वो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. माय जॉब इज टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट और नोट्स तो आपको दिए ही है, तो इसलिए ध्यान पूरा पूरा चाहिए. यहाँ पे हमारे पास है एक सर्कुलर लूप, तो वी हैव अ सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट, ऑफ कोर्स स्टेडी करंट. और ये जो सर्कुलर लूप है इट इज बेसिकली दिस इज ओरिएंटेड. इसका ओरिएंटेशन क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड. तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. पेपर पे लिखोगे तो पेपर ये बोर्ड है, तो प्लेन ऑफ बोर्ड. सो कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए. इसका रेडियस है ए, राइट, ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. लेट अस अज्यूम इट इज कैरिंग सम करंट आई, स्टेडी करंट आई है इसमें, तो इट इज कैरिंग सम स्टेडी करंट आई. अब सर्कुलर लूप में जब करंट पास होगा तो करंट कहीं पे भी हो, करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट. तो लेट अस कंसीडर सम पॉइंट P on the axis of this loop. What is axis, by the way? Axis is a straight line passing through center of the circle and perpendicular to its plane. तो हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है. ये जो सर्कुलर लूप है इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. उसका एक्सिस है, एक्सिस पे एक पॉइंट है P.
Let us say the distance of this point P from the center of the loop is x, और हमको इस x डिस्टेंस पे फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ हमको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। फिर इमेजिन दिस सर्कुलर लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl। उसमें से एक लेंथ एलिमेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे। सो कंसिडर वन सच लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट ए, और जो लेंथ एलिमेंट है इसका लेंथ dl है। तो लेट अस इमेजिन, ऑफ कोर्स इसका लेंथ dl है, तो लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। उसमें से मैंने एक ही एलिमेंट लिया यहाँ पे टेम्पररीली ए पे, इसका लेंथ है dl। तो जब इस लेंथ एलिमेंट से ये स्टेडी करंट आई पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन इट्स सराउंडिंग रीजन, और हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट अस से ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस एलिमेंट से है स्मॉल r, गुड। लेट अस से ये जो एंगल है ये एंगल बन गया अल्फा, बराबर। अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर वन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट थ्रू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट P। याद है क्या बायोट-सावर्ट लॉ क्या था, dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा क्या होता है, थीटा एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट। अब मैं जो दिखा रहा हूँ वो अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं लिखने कुछ भी नहीं वाला यहाँ पे, तो आपको अच्छे से सुनना ही पड़ेगा। ये जो सर्कुलर लूप था उसका प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गोल। और इस सर्कुलर लूप में मैंने एक जगह पे ऊपर ए पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो ये जो पेन आपको दिख रहा है ये एलिमेंट है, एलिमेंट लेंथ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लूप, बराबर। और जिस पॉइंट पे पी पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हो ऐसा, राइट, करेक्ट। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू दैट पॉइंट। जरा देख के बताओ कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल है ये पता होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 theta is 90, sin theta is 1, right? But you have theta as 90, so you have sin 90 as 1, so mu 0/4 pi I dl by r square। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन P पॉइंट पे। लेकिन हमको साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है, तो तुमको अगर याद है तो याद होना चाहिए, dv बार अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता तो वो होता म्यू 0/4 पाई आई dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। मतलब ये जो dv बार है इसका डायरेक्शन dl बार और r बार को क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये dl और ये r, ये जो पेन है मेरे हाथ में वो पेन dl है, और ये जो स्टिक दिखा रहा वो क्या है, r बार है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर, बराबर। इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, बराबर ना, सही है ना। हाँ, लेकिन तुम मतलब परपेंडिकुलर मतलब बेसिकली ऐसा यहाँ पे, बराबर। लेकिन तुम फील्ड ए पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो क्या, नहीं ना, तुम कहाँ फाइंड कर रहे हो, पी पे, बराबर, गुड। तो इसको कुछ नाम दे देता हूँ, सम नेम, लेट अस से पी आर। तो पी आर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट, किसमें से, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट कहाँ था, ए पॉइंट पे। यहाँ तक ध्यान में आया, पक्का पक्का, ओके, वेरी गुड। देन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन, सम स्ट्रेट लाइन, इफ दिस एंगल इज अल्फा, हाउ मच इज दिस एंगल, 90 माइनस अल्फा, दिस टोटल एंगल इज हाउ मच, तो व्हाट इज दिस, अल्फा, दिस इज अल्फा। तो ये जो डीबी बार है
मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एट ए, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन से दो कंपोनेंट हो सकते हैं? एक होगा डीबी कॉस और एक होगा डीबी साइन। तो ये आ गया आपके पास डीबी कॉस अल्फा और ये हो गया डीबी साइन अल्फा। ये पहले लेंथ एलिमेंट का काम खत्म हो गया है। अब हम जानबूझ के इंटेंशनली वी विल कंसिडर वन सच लेंथ एलिमेंट एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी। तो पहले हमने लेंथ एलिमेंट लिया ए पे, अभी हमने लेंथ एलिमेंट लिया पॉइंट बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पे। उसका रीजन है, समझ में आएगा थोड़ी देर में, जैसे रीजन बिहाइंड इट। गुड। तो अब ये डिस्टेंस भी कितना होगा फिर? सेम आर। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। सिमिलरली सिमिलरली वेट, जैसे तुमने बोला कि ये जो ए एलिमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना था, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन का बाय आर स्क्वायर, लेकिन थीटा कितना है 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1। सिमिलरली पी पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट एट बी, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या होगा? सेम, म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। राइट। जैसे तुमने डायरेक्शन फाइंड किया, तुमने बोला डी बार का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर। यहाँ पे भी वैसा ही है, फिर यहाँ पे मैं डीबी डैश बोलूंगा उसको। तो सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ डीबी डैश, और उसको नाम दे देते हैं पी आर डैश, तो डीबी डैश मतलब पी आर डैश, ये भी परपेंडिकुलर है किसको? डीएल बार को और आर बार को। सेम फिर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना है? अल्फा है। तो ये जो तुमने पी आर डैश लिखा है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा यहाँ पे कॉस और एक जगह यहाँ पे साइन। बराबर, करेक्ट। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू, तो इसको बोल देता हूँ क्यू डैश, इसको बोल देता हूं मैं एस, तो ये आ जाएगा एस डैश। राइट। तो यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? डीबी डैश साइन अल्फा, लेकिन ये डीबी डैश और डीबी क्या है? सेम, तो डीबी साइन अल्फा एंड डीबी साइन अल्फा। तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट ऐड अप हो रहा है? Vertical components are cancelling out and horizontal components are adding out. So vertical components, कौन से components? Cos components, cos ना, vertical components dv sin alpha, मतलब basically pq and pq dash, vertical components pq and pq dash will cancel out, will cancel out, and horizontal components will add up, and horizontal components add up. So what is net? What is net magnetic field? क्या आएगा? पी एस प्लस पी एस डैश, तो क्या आएगा? डीबी साइन अल्फा प्लस डीबी साइन अल्फा, तो 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन अल्फा। जो नोट्स में लिखा है वो थोड़ा अलग है, मैं वो भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा, तो दोनों ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर मैं दो डायामेट्रिकली अपोजिट लेंथ एलिमेंट ले रहा हूँ, एक ए पे एक बी पे, तो कॉस कंपोनेंट हो रहा है कैंसल, साइन कंपोनेंट हो रहा है एड अप, तो दोनों का मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 2 dB sin अल्फा, 2 dB sin अल्फा। क्लियर है तक? हमको चाहिए पूरे के पूरे लूप का, तो पूरे लूप का कैसे करोगे? इंटीग्रेशन। therefore टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, किस पे इंटीग्रेशन? कौन से कंपोनेंट पे इंटीग्रेशन? 2 dB sin अल्फा। बराबर। लिमिट्स क्या डालेंगे फिर? जीरो से पाई, जीरो से 2 पाई, जीरो से पाई, इसलिए मैंने बोला कि तुमने 2 लिया है, तुमने 2 लिया है, मतलब बेसिकली तुम इन दोनों को पेयर, एज अ पेयर ट्रीट कर रहे हो ना।
एक डीबी सन अल्फा किसका था, एलिमेंट एट ए, दूसरा किसका था, एलिमेंट एट बी, बराबर। अगर तुम हाफ सर्कल लोगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट हर दो पॉइंट आ जाएंगे, मतलब हाफ सर्कल में ये लिया तो ये भी आ जाएगा, यहाँ लिया तो इसको अपोजिट जो होगा वो भी आ जाएगा, बराबर। अगर मैं सिर्फ डीबी sin अल्फा लिखता हूँ, इफ आई राइट ओनली डीबी sin अल्फा, तो आई विल राइट डाउन, तो वहां पर नीचे भी टू लिख रहे हो ऊपर भी टू लिख रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो या तो फिर यहाँ टू मत लिखो, मतलब इट्स वेरी सिंपल, इफ यू राइटिंग टू हियर डू नॉट राइट डाउन टू पाई, इफ यू राइटिंग टू पाई डू नॉट राइट डाउन टू। तो दोनों में से एक चीज है, हाँ मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूँ आपको, तो दोनों पे ध्यान दो। तो बी टू तो वैसे भी कांस्टेंट है बाहर, डी भी तो हमने फाइंड करके रखा है ना, म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा, व्हाट इज साइन अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बाय आर। जो जो कांस्टेंट है बाहर, आई कांस्टेंट है, यस, म्यू जीरो बाय फोर पाई भी कांस्टेंट है, यस, तो म्यू जीरो बाय फोर पाई आई, आर आर कांस्टेंट है, आर, यस, क्योंकि तुम ये लेंथ एलिमेंट कहीं भी लोगे तो आर कांस्टेंट ही रहने वाला है, मतलब आर क्यूब कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सिर्फ डी एल पे इंटीग्रेशन होगा। लिमिट्स क्या है, 0 to 5। तो मैं अगर डीएल 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 हाफ सर्कल तक ऐड करता गया तो क्या मिलेगा, सर्कमफरेंस की हाफ सर्कमफरेंस, हाफ सर्कमफरेंस पूरा करता तो फिर 2 पाई आर मिलता ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई आर नहीं पाई ए, क्योंकि रेडियस तुमने ए लेके रखा हुआ है। तो पाई पाई हो गया कैंसिल, तो यू हैव बी इक्वल टू टू, टू टू भी कैंसिल करना तो कर दो, वन का एंड टू का, तो म्यू जीरो आई बाय टू ए स्क्वायर बाय आर। बट इफ यू सी by Pythagoras theorem, r square equal to a square plus x square, है ना, r square equal to a square plus x square, तो r equal to a square plus x square raised to half, तो r equal to r cube equal to, तुमको क्यूब लगने वाला है, a square plus x square raised to 3 by, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, therefore therefore b equal to क्या आएगा, म्यू जीरो आई बाय टू ए स्क्वायर बाय आर क्यूब, व्हाट इज आर क्यूब, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सिंपल, गुड। हम रिपीट करेंगे लेकिन इसमें स्पेशल केसेस भी है, पहले वो भी देख लेते हैं फिर रिपीट करते हैं। तो स्पेशल केसेस कुछ नहीं, स्पेशल केसेस क्या है, सिंपल है कि अगर आपके पास सपोज मैंने तो सिंगल टर्न लिया ना, we have taken only one turn of the coil, but let us say if you have a coil in such a way that there are n turns, so if the coil has n turns, if the coil has n number of turns, so what will be total magnetic induction, ये into n। तो ये जो इंडक्शन का तुम्हारा फॉर्मूला है वो सिंगल टर्न के लिए है, अगर n टर्न्स होंगे तो फिर n टाइम्स हो जाएगा, आप बोलोगे n टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि सेम करंट n टाइम्स घूमेगा ना। सपोज मेरे पास एक करंट का आए, वो एक चक्कर काट के आया तो उसने एक बार फील्ड जनरेट किया, अगर दो कॉइल होंगे दो टर्न्स होंगे तो वही वही करंट दो बार सर्कुलेट हुआ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, 3 बार हुआ तो 3 टाइम्स, n टाइम्स हो तो n टाइम्स। ये आ गया आपका पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस कुछ नहीं है, और तुमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फाइंड करके रखा है, एट द सेंटर ऑफ लूप, आपको याद है, डू यू रिमेम्बर, कल ही हमने देखा था और आज मैंने अभी स्टार्ट ही वहां से किया, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू जीरो आई बाय टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस को आर बोलो कि ए बोलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना पता होना चाहिए, म्यू जीरो आई बाय टू आर, बराबर, म्यू जीरो आई बाय टू आर, अगर एन टर्न्स होंगे तो
एन म्यू जीरो आई बाई टू आर, और अगर रेडियस को ए बोला होगा तो एन म्यू जीरो आई बाई टू ए। तो अगर मुझे एट द सेंटर निकालना है, ये मेरे पास लूप था, मैं अभी तक एक्सिस पे फाइंड कर रहा था, मतलब ये डिस्टेंस क्या ले रहे थे हम लोग, एक्स। और अगर मुझे सेंटर पे फाइंड करना है, सेंटर पे फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सेंटर मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। तो एट सेंटर मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बी क्या आएगा, देखो बी क्या आएगा, एन म्यू जीरो आई अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जीरो रेज टू 3/2। तो एन म्यू जीरो आई अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, तो स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, एन म्यू जीरो आई बाई टू ए। ये तो हमने कल ही देख लिया था, राइट। फिर हमने वापस डिराइव क्यों किया, क्योंकि कल जो तुमने डेरिवेशन देखा था उसमें एक्सिस पे हमने फाइंड नहीं किया था मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि वो फॉर्मूला से एक्सिस पे मिल भी नहीं सकता है, सिर्फ सेंटर में मिल सकता है। सेंटर इज वन ऑफ द पॉइंट एट एक्सिस। तो जो हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था वो ओनली सेंटर का था, यू कैन नॉट फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी अदर पॉइंट फ्रॉम दैट फॉर्मूला। तीसरा केस, तो एक्सिस के केस में हमने सेंटर पे देख लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस पॉइंट पे तुमको इंडक्शन फाइंड करना है वो पॉइंट इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। जब ऐसा होता है, व्हेन दैट पॉइंट इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो उस केस में जो ए की वैल्यू होती है रेडियस की, वो एक्स से बहुत छोटी होती है। तो इन दिस केस एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रफली रफली एक्स स्क्वायर, राइट। वो तीसरा स्पेशल केस आ गया ये, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो तीसरा स्पेशल केस नंबर 3, at a very large distance। तो इस केस में x is very very greater than a, x square plus a square equal to x square, therefore b equal to n mu 0 I, n mu 0 I by 2 a square upon x square plus a square is x square, और x square raised to 3/2 मतलब x का क्यूब। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, बन गया सिंपल, गुड। तो मैं एक बार पूरा का पूरा टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। As I told you, I will not be writing down a single word of theory, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो तुम सबको पता ही है ऑलरेडी। तो हमारे पास है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो कंसिडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए। रेडियस तुमको जैसे देना है वैसे दो, ए लिखना है ए लिखो, आर लिखना है आर लिखो, ए। This circular coil is oriented perpendicular to the plane of paper, plane of board। तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तुम साइड से देख रहे हो, तो लुकिंग फ्रॉम द साइड। तो ये है तो सर्कुलर लूप, लेकिन तुम साइड से देख रहे हो, तो एज ऑन देख रहे हो उसको। फिर ये जो सर्कुलर लूप है इसमें एक स्टेडी करंट है आई। दिस इज द एक्सिस, और एक्सिस आपको पता होना चाहिए, एक्सिस स्ट्रेट लाइन passing through the center of the loop and perpendicular to the plane। इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P, P पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। हमको इस P पॉइंट पे फाइंड करना है व्हाट इज द इंडक्शन ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल। फिर इंडक्शन फाइंड करने के लिए हमको ऑफ कोर्स बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन ही देख रहे हैं, तो हमको बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। बायोट सेवर्ट लॉ हमको डायरेक्टली पूरे वायर का तो इंडक्शन देता नहीं है, वो किसका देता है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट का। तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन दिस वायर और लूप टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl। उसमें से एक लेंथ एलिमेंट मैंने इमेजिन कर लिया एट पॉइंट ए, तो कंसीडर वन सच एलिमेंट एट पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट का एलिमेंट है इसका पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं एक्स, सॉरी आर, ओके, स्मॉल आर, एंड दिस एंगल विल कॉल दिस एज अल्फा। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेक्टर फॉर्म।
इट इज म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डीएल बार क्रॉस आर बार, आई डीएल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब आता है ना। अभी वेक्टर फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ए पे लेंथ एलिमेंट है, वो जो पी पे फील्ड जनरेट कर रहा है, मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मुझे मिलेगा वेक्टर फॉर्म से, तो वो डीएल और आर को होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो मैंने इससे तुमको ये बताया था, मैंने बताया ये जो पेन है मेरे हाथ में, इमेजिन ये लेंथ एलिमेंट है, मतलब डीएल है, और ये आर बार है, आर बार, करेक्ट। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर, इन दोनों को परपेंडिकुलर यहाँ पे जाएगा, बराबर। लेकिन तुम फील्ड ए पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो क्या? नहीं, तुम कहाँ फाइंड कर रहे हो फील्ड? पी तो पी पे दिखाना पड़ेगा तुमको परपेंडिकुलर। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड तुम दिखाओगे, पी पॉइंट पे जो तुम मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे, वो ऐसा आना चाहिए। इसको हम कुछ नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे लेटर से पी आर, करेक्ट, गुड। फिर देन हमको ये जो पी आर है, जो डीबी है, बेसिकली इट इज पी आर मतलब डीबी, इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। नाउ दिस एंगल इज अल्फा, so of course this angle is 90 minus alpha. If that is 90 minus alpha, this is alpha, which means ये जो PR है, मैग्नेटिक इंडक्शन है PR एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एट A, इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा कौन सा कंपोनेंट? dB, dB cos अल्फा। और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा dB sin अल्फा। तो यहाँ पे आ गया dB sin अल्फा, तो दिस इज dB sin अल्फा। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऐसे केसेस में तुम अगर देख रहे हो, ऐसे केसेस में दोनों ही कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं हो पा रहे। तो क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग फिर डायमेट्रिकली अपोजिट और एक एलिमेंट लेते हैं, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट ही चाहिए। तो लेट अस इमेजिन वन मोर लेंथ एलिमेंट एट ए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी। तो यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, कहाँ पे? बी पॉइंट पे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पे। इसका भी डिस्टेंस आर होगा। कितना होगा? हाँ, हाँ। ये एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा। जैसे तुमने पिछले केस में बोला, पी आर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट ए, सिमिलरली पी आर डैश इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट बी, करेक्ट। जैसे पी आर ये आर बार को और डीएल बार को परपेंडिकुलर था, वैसे ही पी आर डैश विल बी परपेंडिकुलर टू आर बार एंड एलिमेंट एट बी। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसको मैंने नाम दे दिया पी आर डैश। मैग्नीट्यूड वाइज ये और पी आर सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज पी आर डैश एंड पी आर सेम, क्योंकि देखो करंट सेम है, लेंथ एलिमेंट का लेंथ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो फिर मैग्नीट्यूड वाइज वो होना चाहिए सेम। एंगल्स भी सेम है, तो ये एंगल भी कितना आ गया? अल्फा। तो वापस इसके भी दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक जाएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे, राइट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, तो डीबी कॉस अल्फा, डीबी डैश इज डीबी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो डीबी साइन अल्फा। तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? कॉस मतलब वर्टिकल, और कौन से कंपोनेंट का एडअप होगा? साइन, राइट। तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है अगर, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन किस पे करोगे? डीबी साइन अल्फा पे, और यहाँ पे लिखोगे 0 to 2 पाई, 2 पाई। अगर 2 dB साइन अल्फा लिखता हूँ तो 0 to 2 पाई, क्योंकि एक्चुअली दो कंपोनेंट्स है ना, डीबी साइन अल्फा और डीबी साइन अल्फा। तो 2 dB साइन अल्फा, मैंने तो अभी तो बोला कि तुमको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। तो पिछले मेथड में मैंने क्या लिखा था? 2 dB साइन अल्फा। तो जब मैं ऊपर एक एलिमेंट था ए पे, नीचे एक एलिमेंट था बी पे, जब मैं 2 dB साइन अल्फा लिख रहा हूँ, मतलब मैं पेयर का ले रहा हूँ ना, ऊपर और नीचे का पेयर, सही है कि नहीं? इफ आई एम राइटिंग डाउन 2 dB साइन अल्फा,
टू, वो टू कहाँ से आएगा? पेयर लोगे तो टू आएगा ना। मतलब तुम 2 dB लिख रहे हो, मतलब तुम पेयर वाइज कंसिडर कर रहे हो। और तुम जब पेयर वाइज कंसिडर करोगे तो तुम पूरे लूप पे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे लूप पे इंटीग्रेट करने का तो हर एक एलिमेंट डबल डबल बार आ गया। अगर मैंने 2 dB चैनल पर लिखा तो 2 dB क्यों आया था? हाँ, कौन, एक मिनट, कौन से कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट थे? ए और बी, राइट, मतलब पेयर लिया ना। अगर पेयर लिया तो मैं टू लिखूंगा कि नहीं? लिखूंगा, बराबर, करेक्ट। तुम इंटीग्रेशन किस पे करने वाले हो? लूप पे। अगर तुम पूरा लूप लेते हो तो तुम पहले से ही पेयर लेके चल रहे हो और पूरा लूप ले रहे हो वापस से, तो हर एक एलिमेंट डबल डबल काउंट होगा कि नहीं? बराबर। तो मैंने क्या बोला, या तो तुम ऊपर टू लिखो लिमिट में 0 to 2 पाई, या तो फिर तुम ये टू को इधर ले लो, दोनों जगह पे नहीं हो सकता। एज यू आर कंफर्टेबल। तुमको लगता है कि मुझे लिमिट में 0 to 2 पाई लिखना है, कोई बात नहीं। तुमको लगता है कि मुझे 0 to पाई लिखना है लेकिन इधर टू लिखना है, ओके फाइन। तो विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू। थोड़ा सा लॉजिक तो अप्लाई करना पड़ेगा। वी आर नॉट डूइंग 8 9 10 साइंस ना, ये 11 12 में आ गया, 12th आ गया अभी तो। थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा इमेजिनेशन। जब मैं कपल लेके चल रहा हूँ फिर तुम कपल को डबल डबल काउंट करोगे तो कैसे चलेगा? पूरा लूप लेना मतलब हर चीज डबल काउंट होगी। बराबर, पक्का, क्लियर। तो हमने पिछले अप्रोच में यहाँ क्या रखा था? टू। तो ऊपर क्या लिखा था? पाए। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आंसर सेम आता है। तो यहाँ का टू ऊपर लिखो लिमिट में, बराबर। मतलब तुमने 2 dB चैनल पर यहाँ पे कितना लिखा? डीबी चैनल। तो जब डीबी चैनल पर लिखोगे मतलब तुम पेयर नहीं ले रहे हो, तुम सिंगल का ले रहे हो। तुम सिंगल का ले रहे हो तो फिर पूरे लूप पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। बराबर, ओके, गुड, थैंक यू। व्हाट इज डीबी? म्यू जीरो बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये जो मैं साइन थीटा, थीटा तो तुमको बता ही दिया था क्या था, 90। तो फिर डीबी जो आता है ना, ये आता है म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा आता है 90। तो दिख ही रहा है 90, दिख रहा है तुमको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है। नहीं दिख रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ। ये तुम्हारा लेंथ एलिमेंट, ये हो गया आर। देखो तो जरा, 90 है 90। हाँ, तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो बराबर है 1। तो साइन 90 लिखेंगे इधर, तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। बराबर आ गया, यस। व्हाट इज साइन अल्फा फ्रॉम डायग्राम? ए बाय आर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बाय आर। अभी जो जो कांस्टेंट है सभी बाहर। ओके, तो म्यू जीरो कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डी एल कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट, डी एल कांस्टेंट नहीं है, वेरी गुड। ओके, ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी एल 0 से 2 पाई। व्हाट इज, अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को पूरे सर्कल पे छोटे छोटे एलिमेंट्स करके रखे थे और उनको सबको वापस ऐड कर रहा हूँ, क्या आएगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई ए। और अगर आपको डायग्राम याद है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। तो आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बी इक्वल टू क्या है? बी इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई आई ए और ए स्क्वायर, और वो 2 पाई था। जो 2 पाई, ये 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा। और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो बाय 2 पाई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। और हमने डिस्कस किए हैं 3 स्पेशल केसेस। क्या है कि स्पेशल केसेस? कुछ नहीं है स्पेशल केसेस, नथिंग स्पेशल इज देयर, इट इज जस्ट कॉल्ड स्पेशल केसेस। तो चलो ठीक है,
अब बोला तो हम भी बोल देंगे स्पेशल केसेस फॉर n टर्न्स। तो तुमने जो ये डेरिवेशन किया है तुमने सिंगल टर्न के लिए किया है, इमेजिन कंसीडरिंग ओनली वन टर्न ऑफ द लूप। लेकिन रियलिटी में फैंस में वाइंडिंग्स होते हैं, तो रियलिटी में तुम्हारे पास कोई भी ऐसा लूप नहीं है जिसमें सिंगल टर्न से काम चल जाए तुम्हारा। देयर आर वाइंडिंग्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो सेम करंट एन टाइम्स घूमेगा, तो हर एक बार वो फील्ड जनरेट करेगा। तो फॉर एन टर्न्स टोटल फील्ड विल बी एन टाइम्स ऑफ ईच टर्न। व्हाट इज फील्ड ऑफ ईच टर्न? म्यू 0 बाय 2 I a square upon a square plus x square raised to 3 by 2। अगर मुझे एक्चुअल पॉइंट की जगह पे सेंटर पे निकालना होता, सेंटर पे निकालने का मतलब ये जो x की वैल्यू को जीरो करना, ये p पॉइंट को o पे लाना, जो p पॉइंट था जहां फील्ड फाइंड कर रहे थे उसको o पे लेके आना, मतलब x की वैल्यू क्या करना, जीरो। तो x की वैल्यू जीरो करोगे तो b इक्वल टू n म्यू 0 बाय 2 I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 रेज टू 3 बाई 2 बराबर। तो क्या आएगा b इक्वल टू n म्यू 0 बाय 2 I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। नीचे क्या बचा, ए क्यू, ऊपर क्या है ए स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया, एन म्यू 0 बाई 2 आई बाई, ये तुमको वैसे भी पता था, हमने कल देखा था व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप। म्यू 0 आई बाई 2 आर, आर जगह पे क्या है ए है, तो म्यू 0 आई बाई 2 है, वो सिंगल टर्न देता, अगर एन टर्न होंगे तो एन म्यू 0 आई बाई 2 है। गुड। जिनका ध्यान नहीं है ना बहुत प्रॉब्लम होने वाला है तुम लोगों को। एक एक टॉपिक हम तीन तीन बार रिपीट करें, इससे तो क्या ही करे थे। राइट, एट अ फार अवे पॉइंट, ये क्योंकि एट अ फार अवे पॉइंट मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेगा आगे आपको तो समझेगा। ये एट अ फार अवे पॉइंट बहुत क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, जेई में, नीट में बहुत आते हैं। ओके, तो एट अ फार अवे पॉइंट मतलब x की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज रफली रफली x स्क्वायर। तो देयरफॉर b इक्वल टू n म्यू 0 बाय 2 I a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या लिखोगे x स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2। तो क्या बन जाएगा, n म्यू 0 बाय 2 I a स्क्वायर बाय x क्यूब। ये हो गया आपके पास इंडक्शन एट अ फार अवे पॉइंट। क्लियर, गुड। तो अभी हमारा हो गया बहुत सारा थ्योरी, तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डू सम न्यूमेरिकल्स। सो विल स्टार्ट विद एग्जांपल 10.3। एग्जांपल 10.1 और 10.2 आई डोंट टेक, क्योंकि क्या कुछ है ही नहीं उसमें, डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, तो वो ऐसा असाइनमेंट है आपको, क्योंकि देयर इज नथिंग टू सॉल्व, सिर्फ डायग्राम है वहां पे। एग्जांपल नंबर 10.3। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। Consider a square loop of wire loaded with a glass bulb of mass m hanging vertically suspended in air with with its one part in uniform magnetic field V bar with its direction coming out of the plane of paper। तो पहले पहला सेंटेंस बहुत बड़ा है, क्या बोला है वो समझ लो। कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर, दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर लूप ऑफ वायर, यस। लोडेड विद अ ग्लास बल्ब, दिख रहा है ग्लास बल्ब, इसके नीचे ग्लास बल्ब लगा दिया तो लोडेड मतलब लोड लगा दिया, क्या लोड लगाया, ग्लास बल्ब का लोड लगाया। सस्पेंडेड इन एयर, तो इसको इस वायर को कहीं बांधा नहीं है तुमने, इसको ऐसा एयर में हैंगिंग छोड़ दिया, और होता है ऐसा हैंगिंग, इसको लेविटेशन बोलते हैं, जो बुलेट ट्रेन में यूज होता है, वो बाद में सीखोगे एनीवेज। तो सस्पेंडेड इन एयर विथ वन पार्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इस वायर का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी के अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है वायर, मैं वापस बता दूंगा डोंट वरी। और ये जो फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है, कमिंग आउट, याद है डॉट एंड क्रॉस, हाँ तो डॉट है। तो अभी तक इन्होंने तुमको ऐसा बताया है, क्या बताया समझ लो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है,
तो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर का एक पार्ट है, तो एक पार्ट वायर का इसके अंदर है, स्क्वायर लूप था, उसका एक पार्ट इस फील्ड के अंदर है, और फील्ड कैसा है, कमिंग आउट, आउट मतलब डॉट, डॉट दिखाया मैंने, डॉट मतलब कमिंग आउट, इसके नीचे एक एक बल्ब लोडेड है, ऐसा हमने बोला है, और इस बल्ब का मास m है, ऐसा बोला है। ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, so there is a current flowing through the loop, there is a magnetic force in upward direction। आपको पता है whenever there is a conductor placed in an external field and carrying current, so any current carrying conductor in an external field experiences what's the force, magnetic force। कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है। तो ये जो एक पार्ट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसमें करंट है, इस पर क्या लगेगा, फोर्स, फोर्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। उसका डायरेक्शन क्या बोला है, अपवर्ड्स, क्या बोला है, अपवर्ड्स, ऐसा बोला है उन्होंने। कैलकुलेट द करंट आई इन द लूप फॉर विच द मैग्नेटिक फोर्स वुड बी एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑन द मास m ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितने करंट के लिए मैग्नेटिक फोर्स बॉडी के वेट को, बॉडी को ना यहाँ पे बल्ब, बल्ब के वेट को बैलेंस कर देगा। कैलकुलेट द करंट आई इन द लूप फॉर विच द मैग्नेटिक फोर्स फॉर विच द मैग्नेटिक फोर्स वुड एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये साइड है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है पता है, आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये वेट को बैलेंस करने वाला, बस सिंपल। तो करंट के कितने वैल्यू के लिए, लॉजिकली सोचो ना तुम, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ऊपर, वेट का डायरेक्शन क्या है, नीचे। अगर मैं ज्यादा करंट पास करता हूँ तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो ओवरऑल सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मैं कम करंट पास करता हूं तो वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो सिस्टम कहाँ आएगा, नीचे। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली इतना करंट पास कर दूं, मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर जाए, बस वही करंट पूछा है, कितना करंट। व्हाट इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, बिल भरते हो, बिल, हाँ बिल, बिल साइन थीटा इक्वल टू वेट इज एम। व्हाट इज एल हियर, लेंथ, लेंथ क्या है, ए, तो बिल की जगह पे बी आई ए, करेक्ट, राइट। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर और लेंथ है ऐसा परपेंडिकुलर, मतलब 90। तो therefore sin theta is 1, therefore b I a equal to mg। what is I, what is I, mg upon, हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a circular coil of conducting wire has 500 turns and an area। जब भी नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऐसा हो तो NIA को याद कर लेना। क्या था NIA, म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सच क्वेश्चंस आर नॉर्मल रिलेटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद है ना, हमने डिफाइन किया था N इंटू आई इंटू ए इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो, a circular coil of conducting wire has 500 turns and area 1.26 into 10 raised to minus 4 meter square is enclosed by the coil, ठीक है। a current 100 microampere is passed through the coil। तो करंट 100 माइक्रोएम्पियर का पास कर दिया, क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने तो बोला ही था मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछेंगे आपको। तो व्हाट इज गिवन टू यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 500। एरिया कितना है, एरिया 1.26 into 10 raised to minus 4 मीटर
स्क्वायर, बराबर। उसका करंट कितना है, करंट 100 माइक्रो, माइक्रो, और व्हाट इज माइक्रो, 10⁻⁻6, मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻4 एम्पियर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, म्यू, आपको फाइंड करने के लिए बोला है म्यू, और म्यू का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, NI8, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो सॉल्यूशन में सिर्फ आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 500, करंट इज 10⁻⁴, है ना, और एरिया इज 1.26 इंटू 10⁻⁻4। एक काम करो, ये जो 500 के दो है इसको ले दो, मतलब 5 इंटू 126 इंटू 10⁻⁸। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 126 इंटू 5 करना इजी है, 126 इंटू 10 कर लेना, डिवाइड बाई 2 कर लेना, मतलब 1260 का आता 630, 630 इंटू 10⁻⁸, और आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, पता है ये करंट किसमें होता है, एम्पियर, और एरिया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर इस 10⁻⁸ के -2 इसको दे दिए ना तुमने, तो 6.3 इंटू 10⁻⁻6, व्हाट इज -6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो इसको लिख सकते हो 6.3 माइक्रो एम्पियर मीटर स्क्वायर, चलेगा। देखते हैं अभी आंसर क्या है, आंसर होना तो यही चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन तो करना था, बराबर है, वही है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो सिंपल, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए म्यू क्या होता है, पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू की साइन थीटा, पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है, म्यू की कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। चलो ठीक है, एनीवेज, अ वायर हैज टू स्ट्रेट सेक्शंस एंड वन आर्क एज शोन इन फिगर, फिगर इज मिसिंग, कोई बात नहीं, तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक वायर है जिसमें दो स्ट्रेट सेक्शंस है और एक आर्क है, तो एक वायर है जिसमें दो स्ट्रेट सेक्शंस हैं, इसमें दो स्ट्रेट सेक्शंस है और एक आर्क है, मतलब ऐसा वायर हो, ओके, गुड। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर O ऑफ द सेमीसर्कल बाय द थ्री सेक्शंस इंडिविजुअली एंड टोटल। तो ये जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर है O, इस सेंटर O पे जो तीन पार्ट्स है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, यहां से करंट ऐसा गया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहां से गया, तो जो तीन पार्ट है इन तीनों पार्ट की वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इंडिविजुअली, मतलब पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का अलग अलग से, और टोटल भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी बताना है। आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, आया क्या, हमारे पास एक था, दो, हमारे पास एक वायर है जिसमें दो स्ट्रेट पार्ट्स है और एक है सेमी सर्कुलर पार्ट, ये पार्ट नंबर 1, इसमें से करंट है आई, करंट भी आई है और पार्ट नंबर 1 भी, ओके, तो मैं काम करता हूँ इसको करंट आई स्मॉल आई बोल देता हूँ, ओके। ये पार्ट नंबर 2 है, ये सेंटर है O, ये पार्ट नंबर 3 है, इन तीनों से सेम करंट जा रहा है आई। आपको बोला है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली फाइंड करना है, और आपको बोला है कि तीनों का इंडिविजुअली के साथ साथ टोटल भी फाइंड कर लो, तो टोटल भी फाइंड कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल भी फाइंड कर लो, और साथ में डायरेक्शन भी बता दो, बता देंगे कोई बात नहीं। इसका जो रेडियस है ना, इसको हम लोग आर कैपिटल आर मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका जो रेडियस है ये या फिर ये सब एक ही है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ओके। तो मेरे को बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दो यूज होंगे ना, दो स्ट्रेट पार्ट के लिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, हाँ क्या,
म्यू जीरो म्यू जीरो म्यू जीरो आई अपॉन टू समथिंग समथिंग, पूरा बोलो ना, म्यू जीरो आई क्या, म्यू जीरो आई क्या, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, सही है। ये यूज नहीं करना, ये यूज किए तो गए। बायोट सेवर्ट लॉ, क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा इंपॉर्टेंट था यहाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो दूसरे केस में तो तुमको याद होगा, आर्क का याद है क्या, आर्क का क्या था, आर्क का म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई आर, और यहाँ पे थीटा होता है, क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है वो आर्क है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ के बिना सॉल्व नहीं होगा, उसका रीजन था। तो जब तुम पहले पार्ट का सॉल्व करोगे, फर्स्ट पार्ट का, तो तुम बायोट सेवर्ट लॉ लगाओगे ऑफकोर्स, म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय बाय आर स्क्वायर। अभी ऐसा है, ये वो पार्ट है, पार्ट नंबर वन, जिसमें से करंट है स्मॉल आई, तो मैं करंट को फिलहाल इधर स्मॉल आई से नोट कर देता हूँ, तो स्मॉल आई, तो करंट हर जगह में मैं फिलहाल लिख देता हूँ स्मॉल आई। और ये पॉइंट इधर है, इधर इधर ओ, थीटा क्या होता है, थीटा, हाँ थीटा होता क्या है, एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड दैट पॉइंट। मतलब बेसिकली मैं इसके सेंटर से ये लाइन ज्वाइन करूंगा, जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ द एलिमेंट तक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और उस लाइन का एंगल देखना पड़ता है एलिमेंट के साथ, कितना एंगल है, जीरो, जीरो, व्हाट इज साइन जीरो, जीरो, तो थीटा हियर इज जीरो, तो थीटा इज जीरो, therefore magnetic field to part 1 is also zero, क्योंकि sin जीरो इज जीरो। जो पार्ट नंबर 3 है उसका भी सेम स्टोरी, उसका स्टोरी से थोड़ा सा अलग है। उसका स्टोरी में एंगल जो है ना, एंगल वो 180 है। तो अभी मैं तुमको ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेडबल नीट में भी आए हैं। सिर्फ उसमें ऐसा है, थर्ड पार्ट के केस में वायर आगे है और पॉइंट पीछे है, तो एंगल 180 है। तो कभी भी वायर के आगे या वायर के पीछे सेम लाइन के अलॉन्ग, सेम लाइन के अलॉन्ग है ना ये, कभी भी वायर के आगे या वायर के पीछे सेम लाइन के अलॉन्ग अगर फील्ड फाइंड करना हो तो जीरो ही होता है वो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना होता है, 180, तो यहाँ पे फील्ड कितना है, जीरो। तो पहला और तीसरा तो जीरो हो गया, बचा कौन, दूसरा, और टोटल क्या होगा, दूसरे का होगा, और दूसरा क्या था, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन फोर पाई आर। सेमी सर्कल में थीटा कितना बनता है, कितना बनता है, पाई, तो सेमी सर्कल का थीटा इक्वल टू पाई, तो कितना हो गया, म्यू जीरो आई बाय फोर आर, तो ये हो गया सेकेंड का। इसलिए टोटल टोटल फील्ड इज B1 जीरो, B2 जीरो आई बाय फोर आर, और B3 जीरो। तो इन टोटल इट इज जस्ट म्यू जीरो आई बाय फोर आर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। डायरेक्शन 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 रह गया, राइट हैंड थंब रूल, फिंगर आउटस्ट्रेट, सॉरी फिंगर कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेट। अगर थंब करंट का डायरेक्शन है तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर करंट है, थंब थंब मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रख रहा हूं, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्स, इनवर्स मतलब क्रॉस, मतलब क्या, क्रॉस। तो जो टोटल फील्ड है ना, तुम आखिर में दिखा देना इट इज क्रॉस गोइंग इनसाइड, बाहर आ रहा था तो क्या दिखाते, डॉट।
तो यहाँ पे ये हो रहा है फील्ड क्रॉस हो रहा है, क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो इसमें B1 और B3 जीरो है। B1 and B3 आर जीरो। 10.6, consider a closely wound 1000 turn coil having radius of 1 meter. If a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of magnetic field at the center? हमको बोला है कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, रेडियस उसका है 1 मीटर, उसमें से करंट कितना है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर बोला है ना? यस। What will be the magnitude of magnetic field? What will be the magnitude of magnetic field at the center? At the center. At the center. बताओ। बताओ। N into mu zero R 2 की 4। पक्का 2? क्योंकि मैंने अब भी बताया और इतनी बार रिपीट किया। देखो, ये देखो, ये देखो, ये एट सेंटर क्या आया? एन म्यू जीरो आई बाई 2a। वहां पे रेडियस क्या था? ए। हमने किसे डिनोट किया रेडियस को? आर से, तो हमने क्या लिखा? आर। हो गया। अभी देखो, लुक, पे अटेंशन हियर। अब ऐसा है कि हम जानबूझ के इंटेंशनली इसको म्यू जीरो बाई 4 पाई लिखते हैं, मतलब 2 पाई यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, 1 एंड 2 एडजस्ट कर लिया। इसका एक ही रीजन था। क्या रीजन था पता है? 10⁻⁷। देख लो, हाँ, ये 1 और ये 2 मतलब बराबर लिखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। सिर्फ एडजस्टमेंट किया। एन कितना है? 1000। 10 म्यू जीरो बाई 4 पाई कितना है? 10⁻⁷। 2 पाई कितना होता है? 6.28। करंट कितना है? 10। रेडियस कितना है? 1। 10 टू माइनस माइनस 4 और -3, तो 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, मतलब 6.28 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, तो 6.28 मिली टेस्ला इसका आंसर आएगा। We'll now move to practice problem number 3। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 पे वापस आएंगे, फिलहाल 3 कर लेते हैं। Calculate the value of magnetic field at distance of 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere। आपको बोला है हमारे पास एक वायर है, वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। करंट कितना है इसमें? करंट कितना है? 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, याद है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड? मैंने बताया भी था आपको। मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट वायर है तो नीचे पाए है, आई बाई ए। ए मतलब आर, डिस्टेंस इज आर। तो याद है कि ये फॉर्मूला म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये लॉन्ग स्ट्रेट का है, फाइन इनफाइनाइट लेंथ का। सेमी फाइनाइट का क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट का क्या होता है? नीचे 4 होता है। तो सिंपल। अब एक काम करो, ये जो म्यू जीरो बाई 2 पाई है ना, इसको म्यू जीरो बाई 4 पाई लिख लो और 2 एडजस्ट कर लो। कर लिया एडजस्ट? गुड। व्हाट इज दिस? 10⁻⁻⁷। 2 into what is current? 5। What is R value? What is R value? 2 into 10⁻⁻²। ये कितना है? 10 और 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁻6, और नीचे 10⁻², ऊपर 10⁻⁻6, नीचे 10⁻², 10⁻⁴ और 1/2। 0.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हो गया।
5 × 10⁻⁵ लिखा तो भी चलता है ना, खत्म। तो यही आंसर होना चाहिए, ये 5 × 10⁻⁵ डन। दैट्स इट फॉर